वेलकम टू लेक्चर 15। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी 16 क्लासेस जो हमने अकाउंट्स का टर्म 2 का जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, उसमें 16 क्लासेस में हम अपना पूरा सिलेबस कर रहे हैं रिवाइज। और जिसकी आज हम 15th क्लास पर है, यानी कि लगभग हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने पर आ गया है। अब तक की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराया था ट्रायल बैलेंस, उसके बाद की 3 क्लासेस में मैंने आपको कराया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उससे नेक्स्ट 3 क्लासेस में मैंने आपको कराया सिंगल एंट्री सिस्टम, फिर मैंने आपको 3 क्लासेस में कराया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट करा था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की हम 3 क्लासेस कर चुके, आज 4th क्लास की हम बात कर रहे हैं। और आज की क्लास में लगभग पिछली क्लास तक ही हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को समझनी है मेरी बात कि हम लेक्चर 15 में क्या आज हम करने जा रहे हैं। जो बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के पास टाइम टाइम पर जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हों, जो न्यू वीडियोस अपलोड हो, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। क्योंकि आगे हमारी प्लानिंग इकोनॉमिक्स और बीएसटी से रिलेटेड कुछ अच्छी क्लासेस आपके लिए अपलोड करने की है, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए आते हैं हम आज की क्लास पे। तो अब आज की क्लास में एक नई चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, तो नई चीज़ हम ये करने जा रहे हैं कि आज हम कर रहे हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे, बेटे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सब लोग और अपने पास इन फॉर्मूलाज को नोट भी कर लेंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। इसके अलावा पेपर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जो आपके यहाँ पर इस बार 2 मार्क्स की वेटेज में आ सकते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन 1 मार्क वेटेज में आते हैं। ठीक, तो 1 मार्क या 2 मार्क की वेटेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं COGS। अब बात ये आती है कि सर ये बताइए COGS कैसे कैलकुलेट होता है। COGS, तो बेटे COGS निकालने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। बेटे नेट परचेज या नेट सेल का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, सेल माइनस सेल रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो और दूसरी बात, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं बेटे, वही एक्सपेंस होते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पूछ लेगा, आपसे कहेगा बताओ जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। इसी को कैलकुलेट करने का, COGS कैलकुलेट करने का एक और भी फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा फॉर्मूला आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है बेटे, अभी अभी हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमने पढ़ा। इसमें अगर हम ऐड कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, किसको ऐड कर दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर हम ऐड कर दें, तो हमारी बन जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब बात ये आती है कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं बेटे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो P&L अकाउंट की
डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं एक्सेप्ट किनको छोड़कर, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट पेड, एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इन्हें छोड़कर बाकी सब हमारे जो P&L में खर्चे आते हैं सब ऑपरेटिंग होते हैं। ठीक, ये नहीं होते चैरिटी, डोनेशन, ठीक, इंटरेस्ट पे करा है, नॉर्मल लॉस, क्योंकि इनका हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चैरिटी देना ये हमारे बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट है। इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट हम इसलिए नहीं देते कि हमारी कपड़े की दुकान है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, वो हमारी फाइनेंसिंग नीड हो गई। एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, बेटे किसी भी टाइप का लॉस किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग नहीं हो सकता, उसके बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस नहीं हो सकता। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। और आपने अभी अभी पढ़ा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या था? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला आपका आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अगर आप सपोज करिए ग्रॉस प्रॉफिट तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाती हैं इनडायरेक्ट इनकम। आपने P&L अकाउंट में यही करा था, इनडायरेक्ट इनकम ऐड हो जाती हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि P&L के डेबिट साइड में जो खर्चे आते हैं सब माइनस कर दो, इनकम जो भी आपने रिसीव करा है, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, वो सब ऐड कर दो किसमें? ग्रॉस प्रॉफिट में। तो ये तो जो आपके सामने लिखा है तो P&L अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने बस एक फॉर्मूले की शेप में लिख दिया। इसके अलावा अगर सपोज करिए पेपर में कभी ग्रॉस प्रॉफिट ना देके वो आपको दे दे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा हो तो उसमें से माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटे कौन से वाले? जो मैंने अभी बताए थे, चैरिटी, डोनेशन, जो आपने पहले माइनस नहीं करे, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपका क्या था? एबनॉर्मल लॉसेस, ये माइनस कर दीजिए। ठीक, और साथ ही साथ ऐड कर लीजिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि किसी भी टाइप की इनकम वो आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए ऐड नहीं करी थी। तो यानी कि जो खर्चे माइनस होने से रह गए थे वो माइनस कर दो, और जो इनकम ऐड आपने नहीं करी थी वो ऐड कर दो। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो भी आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है तो भी आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाओगे। करेक्ट। तो ये हमारे टोटल मिलाकर 7 फॉर्मूलाज यहाँ पर होते हैं, और फिर हमें पेपर में दिए होते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक, मैं आपको इसके क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी कि क्वेश्चन कैसे दिए होते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए अब अपने पास एक एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल नोट करिए, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिया हुआ है नेट सेल्स ₹10 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 20%, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। हमसे क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि बेटे COGS का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक बेटे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है मैंने, 10 लाख, और जब तक कुछ नहीं कहा होता तो ये ध्यान रखिएगा, व्हेन नथिंग इज गिवन तो ये जो 20% है
ये हम एज्यूम करेंगे कि किस पर है, सेल्स पर, 20% ऑफ सेल्स। तो 20% सेल का, और सेल कितनी है, 10 लाख। तो 10 लाख रुपीज तो हो गया हमारा नेट सेल, और 2 लाख रुपीज हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 8 लाख। करेक्ट। ये मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कराया, अपने पास नोट कीजिएगा और उसके बाद एग्जाम में जाइएगा और एग्जाम में आपको दिखाई देगा कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आपको मिले। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे, सेम क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो जी ठीक है, नेट सेल्स ₹10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। बदल दिया मैंने कुछ, देखिए व्हेन नथिंग इज गिवन तो हम ये मानेंगे 20% सेल प्राइस का है, तो सेल प्राइस का 20% तो आप आराम से निकाल लोगे। अब बात आती है ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का। बेटे बेटे एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या है, COGS इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक। अब कॉस्ट कितनी है हमें पता नहीं है, कॉस्ट कितनी है, लेकिन नेट सेल पता है हमें, नेट सेल 10 लाख है, सही। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है बेटे वो 20% है किसका, कॉस्ट का, और कॉस्ट तो आपको पता ही नहीं, तो आपने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट X रुपीज है, ₹X, और X का 20% आपने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, ठीक, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करा, 21 सा 20, 25 सा, तो अपोजिट साइड में जाके हो गया x प्लस x/5 इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक, तो यहां पर बेटे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 10 लाख इंटू 5/6। करेक्ट। तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आता है 10 लाख डिवाइडेड बाय, ये तो आप कर लेंगे ना, ये x की वैल्यू तो एलसीएम लेके जो हम करते हैं 5 1 जा 5 इस तरीके से, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ गया आंसर 8,33,333। करेक्ट। दिस विल बी दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी 8,33,333। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। जो करा रहा हूं बेटे वो 100% इंपॉर्टेंट है, तभी करा रहा हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन आया, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 5,30,000, रिटर्न आउटवर्ड 30,000, रिटर्न इनवर्ड 10,000, सेल 12,10,000, wages 30,000, सैलरी 1 लाख, कैरेज इनवर्ड 40,000 और कैरेज आउटवर्ड 60,000। अब हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन में
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस वाज द फॉर्मूला। ओके, तो अब देखिए आप जरा ध्यान से यहाँ पर, अब आप जो जो हमें यहाँ पर चाहिए वो यहाँ से लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 20,000 डायरेक्टली गिवन है, नेट परचेज बेटे परचेज ये रही, और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज 530, उसमें से हमने माइनस कर दी परचेज रिटर्न 30,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में आते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं यानी कि जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए आगे चलें तो वेजेस, बिल्कुल सही बात है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सैलरी, सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। कैरेज इनवर्ड बिल्कुल होता है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड गुड्स खरीदने पर दिया जाता है और कैरेज आउटवर्ड गुड्स बेचने पर दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ 20,000 प्लस 5 लाख प्लस 30 प्लस 40, तो ये हमारे पास आ गया 5,90,000। बेटे ये तो आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम निकालते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल हमारी कितनी है, देखिए नेट सेल, सेल थी 1210 और सेल रिटर्न कितना हो गया 10, तो नेट सेल हो गई 12 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 5,90,000, 10,000, 6,10,000। ठीक, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बेटे 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। 3 एग्जाम्पल हमने अब तक करे। आई होप आपको थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ही आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, और काफ़ी पूछा जाता है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बेटे ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप लोग ये क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें। इसमें हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और हमें गिवन क्या क्या होगा, हमें गिवन होगा नेट सेल्स। फॉर एग्जांपल नेट सेल है आपकी 15 लाख। उसके बाद हमें गिवन होगा सपोज करिए ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज ₹10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ₹2 लाख, वेजेस 50,000, सैलरी 10,000, रेंट 15,000, चैरिटी 5,100, डोनेशंस 2,000, लॉस बाय फायर 1,000, लॉस बाय थेफ्ट 3,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 15,000। अब बेटे ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो पहले आपको निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट,
अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको पता है अभी अभी हमने फॉर्मूला करा था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल तो मैं यहाँ पर गिवन है 15 लाख रुपीस। अब आप डायरेक्टली लगा सकते हैं फॉर्मूला माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो और देखिए और कोई खर्चा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता हो? नहीं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस केवल वेजेस हैं और माइनस है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 2 लाख। ठीक है जी। तो इसे मैंने सॉल्व करा तो ये आ गया 15 लाख में से अगर आप माइनस कर देते हैं कितने 12 लाख रुपये, ये आ गया आपका 8 लाख रुपीस, सॉरी 9 लाख रुपीस। तो 9 लाख रुपीस आ गए आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। अब आपने अगर इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 6 लाख रुपीस आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही है, जो बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया हमारा 6 लाख। अब 6 लाख में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बेटे ध्यान से देखो, सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंस है, माइनस करते हैं। रेंट माइनस करते हैं। सही है, मैंने आपको बोला था कि चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इंटरेस्ट, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं होते। तो इनमें से हम किसी को भी माइनस नहीं करेंगे। करेक्ट, इनमें से हम किसी को भी माइनस नहीं करेंगे। माइनस करेंगे जब हमें नेट प्रॉफिट निकालना होगा। तो 6 लाख में से अगर आप 25,000 माइनस कर देते हैं तो आपका आ जाता है 5,75,000। सो दिस विल बी योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और आप सपोज करिए कि अगर इसी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता, तो देखिए नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग क्या करते, जो आपने अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करा है उसमें से जो आपने एक्सपेंस अभी माइनस नहीं करे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस कर देते। और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती, जैसे कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती, तो उसको आप प्लस कर देते। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 5,75,000। उसमें से अगर आप चैरिटी 5,100 माइनस कर देते हैं, उसके बाद डोनेशन 2,000 रुपीज़, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद 1,000 और 3,000, उसके बाद 15,000, ये सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे जो आपने पहले माइनस नहीं करे। तो अगर आप अब इन्हें माइनस कर देंगे तो आप आ जाएंगे नेट प्रॉफिट पर। 26,100 माइनस कर दिया हमने, तो 548,900, ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। करेक्ट। बट ये मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन करा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हमने तो सीखा है इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और फॉर्मूला अगर आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार तो आपको ये आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का ट्रीटमेंट करवाता हूँ मैं, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार गड़बड़ कर देते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन। पेपर में बहुत आता है इसका क्वेश्चन, मैनेजर्स कमीशन। ठीक बेटे, पहली बात तो ये मैनेजर को जो कमीशन है, कमीशन टू दी मैनेजर विल बी given on the basis of profit of the firm।
फर्म के प्रॉफिट के बेस पर दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा मैनेजर अच्छे से काम करे, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हम तुमको प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देंगे। अब हमारे सिलेबस में कंफ्यूज करने के लिए 3 लैंग्वेजेस आती हैं, 3 लैंग्वेज आती हैं, इस पर ध्यान देना आप। ठीक है, ऐसे लिखा होगा 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो ऐसा पॉइंट लिखा होगा, एक ऐसे लिखा होगा 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सही है, एक में वर्ड होगा बिफोर, एक में वर्ड होगा आफ्टर, और एक होगा 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। करेक्ट। अब बेटे मेरी बात सुनिएगा, इन तीनों ही केसेस में सबसे पहला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 क्लोज कर दीजिए P&L अकाउंट को, और जो भी उसका प्रॉफिट निकल कर आए, प्रॉफिट, उसको लिख लीजिए वर्किंग नोट में। कहाँ लिख लीजिए, P&L को क्लोज करो और उसका प्रॉफिट निकाल कर लिख लो वर्किंग नोट में। तो मान लीजिए जो भी प्रॉफिट आ गया उसका, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि हमने P&L को क्लोज करा और हमारा प्रॉफिट निकल कर आया 1,10,000, और ये वाली लैंग्वेज गिवन है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1,10,000 रुपीज़ है, उसका 10% हम अपने मैनेजर को देंगे, तो हमने 1,10,000 का 10% निकाला, आ गया 11,000 रुपीज़। ये अभी हमने प्रॉफिट वर्किंग नोट में ही निकाला था। अब हम इसका करेंगे क्या, इसका 11,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटे, P&L अकाउंट की तो डेबिट में लिख देंगे, और साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से लाइबिलिटीज में भी शो कर देंगे। ठीक, ये तो होता है प्रॉफिट बिफोर वाले केस में 10% नॉर्मल। अब इस केस में क्या होता है, जब आफ्टर होता है, आफ्टर में आपको बात ये रखनी है प्रॉफिट इंटू 10 अपॉन, नॉर्मली हम परसेंटेज के केस में डिवाइडेड बाई 100 करते हैं, लेकिन इस केस में जो भी परसेंटेज होती है उसे 100 के साथ ऐड कर लो आफ्टर वाले केस में, तो 100 के साथ ऐड कर लिया। इस केस में हमारा वैल्यू निकल कर आई 10,000 रुपीज़। करते गए करते इसका भी सेम ये ट्रीटमेंट है, सेम। ठीक, आती है बात समझ में, बिफोर और आफ्टर वाले केस में हम ऐसे करते हैं। और बाई चांस अभी कभी लैंग्वेज ऐसी हो नेट प्रॉफिट, जब आप एक बुक कर रहे होंगे, अगर बहुत से बच्चे TS ग्रेवाल से पढ़ते हैं, TS ग्रेवाल में क्वेश्चन है, उसमें नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 या 13 के आसपास का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट पर कैलकुलेट करते हैं। तो बेटे नेट प्रॉफिट का मतलब भी यही होता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अगर नेट प्रॉफिट भी गिवन है तो आपको सेम यही वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर अप्लाई करना होता है, और कैलकुलेट करने के बाद ये उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि P&L की डेबिट में लिख दो और लाइबिलिटी साइड में शो कर दो। एक तो ये बहुत बच्चे पूछते हैं। एक आता है लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, और वो भी इंश्योर्ड हो। अगर वो इंश्योर्ड है, अगर हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल कि लॉस बाय फायर हुआ 10,000 रुपीज़ के गुड्स का, और इंश्योरेंस क्लेम हमारा एक्सेप्टेबल था, और इंश्योरेंस क्लेम 8,000 रुपीज़ का एक्सेप्ट हो गया। बेटे कभी भी लॉस की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता क्लेम। तो अब जरा बेटे ध्यान से सुनना, एक तो हुआ हमें लॉस बाय फायर 10,000 का, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई साहब आप चिंता मत करो, हम आपको क्लेम दे देंगे, और हम आपका क्लेम एक्सेप्ट कर रहे हैं 8,000 रुपीज़ का। तब भी मुझे 2,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, नेट लॉस ड्यू टू लॉस बाय फायर। सही। अब हमें करना क्या है इन तीनों चीज़ों का, बेटे इसका ट्रीटमेंट समझो।
जैसे ही हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया तो हमारा खरीदा हुआ गुड्स था वो तो कम हो गया, तो परचेज में से इसको कर देते हैं माइनस। ठीक, इंश्योरेंस क्लेम कंपनी हमें देने को तैयार है, तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से इसको हम दिखा देते हैं एसेट साइड में। ठीक, और जो 2000 का लॉस हुआ उसे हम दिखा देते हैं P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लॉस बाय फायर के नाम से। अब आप सोच कर देखो, अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता तो यहाँ 0 रुपीज होते और पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ चला जाता, P&L अकाउंट में चला जाता। तो एक ये भी होता है। ठीक, ये बेटे तभी है जब ये आप ये मानिए कि थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं या लेवल आपके इंटरनल जो होम एग्जाम्स हैं उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, टीचर अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, टफ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसी बातें पूछी जाती हैं। अदरवाइज तो बहुत ही कम ये सब चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात भी क्लियर होगी। अब एक तीसरा ट्रीटमेंट मैं आपको और बताता हूँ, एक थर्ड ट्रीटमेंट और होता है, उसे बोलते हैं गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस। कभी कभी क्या होता है, हमने गुड्स को अप्रूवल बेसिस पर भेजा होता है, यानी कि पसंद कराने के लिए। जैसे आप मेरी शॉप पर आए और आप गुड्स पसंद करके ले गए कि सर मैं अपने घर से अप्रूव करा लेता हूँ, अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, लेकिन नहीं अच्छा लगा तो वापस कर देंगे। तो गुड्स सेंट फॉर अप्रूवल बेसिस। और इसमें हम गलती क्या कर देते हैं, हम इसे ट्रीट कर लेते हैं ट्रीटेड एज सेल। हम इसे अपनी सच की सेल मानकर ट्रीट कर लेते हैं। तो क्या करें फिर, आप सुनिएगा बेटे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5000, सेल प्राइस, अब भाई हमारे लिए 5000 का है, कस्टमर को थोड़ी 5000 का बेचा होगा। सेल प्राइस 6000, सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ट्रीटेड एज सेल। हमने उसको अपनी एक्चुअल सेल मान लिया। ये एक तरीके से एरर है, गलती है। अब इस गलती को हम ठीक कैसे करें बेटे, पहली बात तो आपने उसको अपनी सेल मान लिया, सेल तो वो है नहीं। तो ट्रीटमेंट नंबर 1, हमें सेल प्राइस का करना क्या है। अब आपने इसे गलती से अपनी सेल मान ली है, तो गलती सुधारो, इसे सेल में से माइनस कर दो। सेल में से माइनस कर दो 6000 रुपीज, सेल तो आपकी है नहीं। और आपने इसे जबरदस्ती अपनी क्रेडिट सेल मान के डेटर में भी लिख रखा होगा, तो डेटर से भी माइनस कर दो। सेल प्राइस का तो ये होना है। और जो कॉस्ट प्राइस है 6000 रुपीज, बेटे एक बात बताओ, मैंने आपको अप्रूवल बेस पे भेजा, अभी तक आपने अप्रूवल दिया नहीं, तो गुड्स तो अब भी मेरा ही है ना, तो इसको प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक में। और आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह शो होता है, एक तो ट्रेडिंग की डेबिट में, सॉरी ट्रेडिंग की क्रेडिट में, और दूसरा एसेट साइड में। ठीक, तो ये अपने आप 2 जगह चला जाएगा। क्लियर होती है बात। तो दोनों जगह जो हम स्टॉक लिखते हैं, स्टॉक में 5000 रुपीज ऐड कर देंगे, तो ये 5000 का तो ये ट्रीटमेंट होता है और 6000 का ये ट्रीटमेंट होना है। आई होप यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में बेटे इतना ही। हमने आज फाइनल अकाउंट ख़त्म कर दिया और हमारी 15 क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। इसकी आपकी 16 क्लास का जो आपका सिलेबस था, उसकी आपकी 16 क्लासेस जो है 16 में से 15 क्लास ख़त्म हो चुकी। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर होगा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। आपका लास्ट का चैप्टर है, लेकिन बेटे लास्ट जरूर है, लेकिन उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि CBSE कहता है कि उस चैप्टर की वेटेज 8 मार्क्स है। हो सकता है आपके होम एग्जाम में उसकी वेटेज कम भी कर दें, लेकिन CBSE कहता है कि उसकी वेटेज 8 मार्क्स है। तो बेटा अगर 8 मार्क्स है, अगर आपके होम एग्जाम में वेटेज उसकी कम भी कर दी जाए, तो भी कम से कम 4-5 नंबर का तो आना ही है। और इतना ईजी है, इतना ईजी है कि फ्री के नंबर हैं आपके, तो लीव मत करिएगा, उसे देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो 16 क्लास में मिलेंगे कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के साथ।